यदि मैं आपसे युद्ध क्षेत्र पर हथियार के उद्देश्य की परिभाषा करने को कहता, तो अधिकांश उत्तर शत्रु को मारने की ओर होंगे। यह परिभाषा अशुद्ध नहीं है, लेकिन यह पूरी भी नहीं है। लेखक जॉर्ज आर मार्टिन के अनुसार डर तलवारों से ज्यादा गहरा काटता है, और यह बात सैन्य नेताओं ने इतिहास में अच्छी तरह से सीखी है। परिणाम स्वरूप एक हथियार की प्रभावशीलता का आकलन केवल दुश्मन को मारने की क्षमता पर नहीं होता है, बल्कि उत्तरजीवियों पर वे कितना डर डाल सकते हैं और वह डर दुश्मन सेना में कैसे फैल सकता है। ऐतिहासिक रूप से हथियारों की भयानक दिखावट को महत्व दिया गया है, लेकिन युद्ध के हाल के शताब्दी में ध्वनि के हथियार के रूप में उपयोग की मूल्यांकन वृद्धि हुई है। यह मूल्यांकन 100 से अधिक वर्षों के औद्योगिक युद्ध से है, जहां प्रौद्योगिकी ने विभिन्न अद्वितीय ध्वनियां वाले हथियार निर्मित किए। ये ध्वनियां आतंक पैदा करती हैं उन लोगों में जिन्होंने इनसे सामना किया है। वर्ल्ड वॉर्स के इस एपिसोड में हम द्वितीय विश्व युद्ध के 4 भयानक हथियारों की ध्वनियों और उनके युद्ध भूमि पर प्रभाव की जांच करने जा रहे हैं। जब उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे विमान और टैंक उत्तरोत्तर घटाई जाती है, तो यह एक बार होता है। एक दुश्मन को कमजोर करने के बाद भूमि युद्ध अंततः 2 समूहों के सैनिकों की बंदूकों से निर्धारित होगा। विमानों को भूमि नहीं रखने की अनिवार्यता और टैंकों की ईंधन, रखरखाव और गोलियों की आवश्यकता है। वे उसी समय बाजुका या प्रशंसित पांजरफॉस्ट जैसे टैंक विरोधी हथियारों से समृद्ध जंगलों या इमारतों में छिपे दुश्मन सैनिकों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यही कारण है कि युद्ध में हमेशा पैदल सैनिकों और उनके हथियारों की आवश्यकता होती है। फिर भी जबकि कई युद्धों में उनकी उपस्थिति के माध्यम से प्रतीक बन गए हैं, जैसे कि एक गैरंड या द्वितीय विश्व युद्ध का MP-40, केवल कुछ ही ने उनकी बदनामी और ध्वनि के प्रभाव को प्राप्त किया है। ऐसा एक विशिष्ट ध्वनि वाला हथियार है जर्मनी MG-42 मशीन गन। पहले MG-30-4 की तुलना में सस्ता MG-42 ने जर्मनी सैनिकों को शक्तिशाली क्षेत्र निषेध हथियार प्रदान किया, जो किसी भी खुले मैदान को पार करने की कोशिश करने वाले बल को रोकने में सक्षम था, क्योंकि उनके पास अपने साथ 0.92 मिमी गोलियों से बचने के लिए कम सुरक्षा थी। MG-42, जिसे अपने पूर्वज के बजट विकल्प के रूप में तैयार किया गया था, 1200 गोलियां प्रति मिनट उगल सकता था। MG-30-4 के 850 की तुलना में, जो खुद ही प्रभावशाली है जब अधिकांश समकालीन युद्ध हथियार 600 गोलियां चलाते हैं। इस उच्च गोली चलाने की दर ने जर्मनियों को अनपेक्षित लाभ दिया, क्योंकि MG-42 की निरंतर चाल के कारण एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न होती थी। इससे जब संघी सैनिक इस हथियार के प्राप्तकर्ता बनते, तो उन्हें जर्मनी स्थिति की कठिनाई का एहसास होता था। इसने डर और युद्ध में हिचकिचाहट को इस हद तक बढ़ाया कि संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने नए भर्ती के प्रचार और प्रशिक्षण वीडियो बनाने के लिए अपनी सीमाओं को पार किया, जिसमें हथियार की प्रभावशीलता को कम करने की कोशिश की गई। उन खामियों और सिद्ध तकनीकों की व्याख्या करते हुए, एक तकनीक थी जिसमें 2 जर्मनी ऑपरेटर्स की गोलियां समाप्त होने का इंतजार करते थे, और जब वे पुनः लौट करते थे तो हमला करते थे। यह जोखिम भरा कदम था, क्योंकि अच्छी प्रशिक्षित क्रू को पुनः लौट करने और फायर करने में 3-4 सेकंड लगते थे। सहयोगी सैनिकों ने हथियार की ध्वनि के लिए उपनाम तैयार किए। सबसे आम उदाहरण हिटलर का बजसॉ था, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका का सैनिकों ने इसे लकड़ी काटने वाले बजसॉ की तरह बताया।
पहले विश्व युद्ध के समय साम्राज्यिक रूस सेना के जनरलों ने तोपखाने को युद्ध देवता माना, क्योंकि यह आकाश से विनाश वर्षित कर सकता था। यह न केवल दुश्मन सैनिकों को नष्ट करता, बल्कि युद्ध की जमीन को भी पुनर्गठित करता था। हालांकि लेनिन और उनकी कम्युनिस्ट बलों ने शायद ही पुराने साम्राज्यिक तरीकों को दूर कर दिया हो, 1917 की क्रांति के बाद यह तोपखाने के प्रति उच्च सम्मान उनमें से एक था जो सोवियत संघ युग में बना रहा। सोवियत संघ की लाल सेना ने हमेशा अपनी संख्या के शुद्ध वजन से दुश्मन को ओवरवेल्म करने और भारी आगबाजी की तकनीक को पसंद किया। 1930 के दशक के अंत में जब दुनिया पुनः हथियारबंदी करने लगी, सोवियत संघ इंजीनियरों ने नई तोपखाने का विकास शुरू किया, जिसमें आम हथियारों की बजाय रॉकेट का उपयोग होगा। परिणाम स्वरूप केट्यूशा रॉकेट तोपखाना प्रणाली बनी। 1929 में रॉकेट तोपखाना नया हथियार नहीं था। केट्यूशा जैसे हथियारों के इतिहास को प्राचीन चीन तक जोड़ा जा सकता है, लेकिन यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की औद्योगिक शक्तियों ने इसे व्यापक रूप से नहीं अपनाया। उन्होंने गन टाइप तोपखाना को अधिक पसंद किया, मुख्यतः क्योंकि 1930 के दशक तक उनके पास इन्हें प्रभावी हथियार बनाने का रसायन विज्ञान नहीं था। दूसरी ओर केट्यूशा समेत अन्य ने अब सामान्य तोपखानों के साथ प्रतिस्पर्धा आरंभ की थी और कुछ उल्लेखनीय लाभ प्रदान किए। लांचर सस्ता और सरल निर्माण करने योग्य था और इसे पहले उत्पादित किए गए किसी भी वाहन पर लगाया जा सकता था। इसका एक अतिरिक्त फायदा यह था कि यह बहुत स्वचालित था, गोलीबारी के बाद त्वरित स्थानांतरित होने में सक्षम था, जिससे जर्मनी सेना के प्रतिक्रिया बारेज फायर करना कठिन हो गया। कात्यूशा रॉकेट बड़े लक्ष्य क्षेत्र पर घातक विस्फोटक भार निश्चित कर सकते थे और सैनिक या टैंक संरचनाओं को भी नष्ट कर सकते थे। लेकिन दो उल्लेखनीय कमियां थीं। रॉकेट तोपखाने की गोलियों की तुलना में कम सटीक होने के कारण वे सिर्फ बड़े लक्ष्य क्षेत्रों जैसे स्थापना भूमि या रक्षात्मक रेखाओं पर हमला करने पर ही प्रभावी थे। दूसरी बात, तोपखाने की तोपों की तुलना में साल्वो को पुनः लोड करने में अधिक समय लगता था। फिर भी सोवियत संघ के लिए लाभों ने नुकसानों को परास्त किया और 1 लाख से अधिक वाहन उत्पादित किए। जर्मनी सैनिकों के लिए कैट्यूशा की आवाज जब इसे चलाया गया और फिर यह आसमान में उड़ा, पूर्वी मोर्चे पर उनकी दुहक का संगीत बन गई। उन्होंने इसे स्टालिन का ओनरगन कहा, चर्च प्लैक ओनरगन जैसे दिखने वाले लांचरों के संदर्भ में, और वे रॉकेट्स की विशेष चीख पर घबरा गए जब वे लक्ष्य की ओर दौड़े। जर्मनी सैनिक फॉक्सहोल्स में झुंड में कैट्यूशा के गाने का सामना करते थे। जब ये उतरते थे, भूमि विस्फोट के साथ हिल उठती थी और सभी सोचते थे कि क्या अगली बार वह उन पर गिरेगा। यह सबसे कठोर एसएस सैनिकों को भी डर से पागल करेगा। सात सितंबर 1940 और 11 मई 1941 के बीच संयुक्त राज्य को जर्मनी लुफ्तवाफे के बम्बार्डियरों द्वारा वायु हमलों का सामना करना पड़ा। जर्मनी शब्द ब्लिट्स के बाद ब्रिटिश प्रेस द्वारा नामित अभियान का लक्ष्य सिर्फ संयुक्त राज्य की युद्ध सामग्री जैसे कि विमान, जहाज और टैंक निर्माण करने की क्षमता को क्षति पहुंचाना ही नहीं था, बल्कि ब्रिटिश लोगों को आत्मसमर्पण में भयभीत करना भी था। नात्सी नेतृत्व आशा करती थी कि ऐसी आतंकवादी तकनीकें ब्रिटिश लोगों को बमबारी समाप्त करने के लिए समर्पण की मांग करने पर प्रेरित करेंगी। यह असफल रहा, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों ने अपने नेताओं से मांगी थी कि ब्रिटिश बमबारी विमान जर्मनी शहरों पर प्रतिशोध करें, जिसे ब्रिटिश नेतृत्व खुशी से मानने के लिए तैयार था। मई 1921 में हिटलर ने अपनी बमबारी विमान सेना को पूर्व की ओर ले गया ताकि वह सोवियत संघ से निपट सके। हालांकि ब्रिटिश को डराकर समर्पण करने की योजना उन्होंने कभी नहीं छोड़ी और अपने वैज्ञानिकों से नए और भयानक हथियारों का निर्माण करने को कहा। ये चमत्कारी हथियार वही करने के लिए। इस प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के फलों में से एक था एक उड़ान बम। हथियार का निर्माण प्रसिद्ध पीनेमुंडे सुविधा में शुरू हुआ था, जब जर्मनी सैनिक 1929 में पोलैंड पर कब्जा कर रहे थे।
यह सहयोगी ने 1954 में नॉर्मंडी बीचों पर उतरने के एक सप्ताह बाद तैयार हुआ। एक 27 फीट लंबा सादा हथियार था जिसकी दोनों ओर वेल्डेड स्टील से निर्माण किया गया था। 2 प्लाईवुड के पंख और पिछले भाग पर पल्स जेट इंजन था। एक को एक बड़े लॉन्च रैंप से उड़ान भरी गई थी। इसका 1870 पाउंड का घातक वॉरहेड लगभग 160 मील तक जा सकता था। गति 400 मील प्रति घंटा थी, जो उस समय अत्यधिक थी। इसका मतलब था कि अधिकांश इंटरसेप्टर्स जैसे सुपरमरीन स्पिटफायर या P-50 एक डी मस्तांग केवल कुछ मील प्रति घंटा ओवरटेक कर सकते थे। धन्यवाद। एक प्राचीन जायरो कंपास नेविगेशन सिस्टम था जो सही नहीं था, लेकिन हिटलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था क्योंकि उन्हें लंदन पर अपने आतंक बमिंग कैंपेन जारी रखना था। इन उड़ते बमों का जनता पर चौंका देने वाला प्रभाव था, एक लंदन की सड़क को मिटा सकता था, और ये हमले अनपेक्षित रूप से आते थे जिससे डर बढ़ जाता था। हालांकि एक की अद्वितीय ध्वनि ने शायद शहरवासियों पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला। इसका पल्स जेट इंजन धीमा ढोल बजाता था जिसे मीलों तक सुना जा सकता था, लेकिन डर तब होता था जब ध्वनि बंद हो जाती थी, क्योंकि एक तब पृथ्वी की ओर अपने विनाशकारी प्रभाव को लागू करने के लिए डाइव शुरू करता था। संयुक्त नेतृत्व को मालूम था कि एक वी दुर्ग यूरोप पर हमले को अल्प प्रभावित करेंगे। फिर भी भयानक क्रूज मिसाइलों के खिलाफ उत्तर मांगने के नाते ब्रिटिश जनता ने उन्हें मजबूर किया। विमानों को अन्यथा नॉर्मंडी से बाहर निकलने का समर्थन करने के लिए उनके लॉन्च साइट्स और निर्माण संयंत्रों के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए रॉयल एयर फोर्स ने उन्हें रोकने के लिए अपना पहला संचालनीय जेट फाइटर, तब बहुत गुप्त ग्लॉस्टर मीटियर भी तैनात किया। हालांकि अविश्वसनीय हथियारों द्वारा परेशानी होने पर भी कुछ पायलटों ने अपने पंख का उपयोग करके पलटने का प्रयास किया ताकि उन्हें शहर की बजाय खाली खेतों में झूला दिया जा सके। यूरोप के माध्यम से अंतिम सहयोगी मार्च ने एक के आतंक को समाप्त किया। नदी के बाद सहयोगी सैनिकों ने लॉन्च साइट्स को ओवररन किया और एक अब लंदन की रेंज से बाहर था। पिछले प्रविष्टि में जैसा छूना की कोशिश की, नाजी जर्मनी के नेतृत्व ने आतंक हथियार के रूप में उपयोग करने में दृढ़ता रखी, परंतु अच्छी स्थितियों में भी एक दुश्मन पर प्रभावी नहीं था। हालांकि जर्मनी आयुध भंडार में एक डरावन ध्वनि वाला हथियार था जिसने दुश्मन में भय पैदा किया। कम से कम कुछ समय के लिए यह सबसे उपयोगी युद्ध नीतिगत हथियारों में से एक था। यह जंकर्स जू 78 स्टुका डाइव बॉम्बर था। 1930 के दशक में जर्मनी द्वारा हथियार निर्माण के समय नाजी सैन्य कमांडरों ने मुख्यतः विमान को युद्ध क्षेत्र पर सेना का समर्थन करने का उपकरण माना। उन्होंने देखा कि छोटी दूरी के विमानों को प्राथमिकता दी गई है जो भूमि बलों का समर्थन कर सकते और दुश्मन के वायु हमले से बचा सकते हैं। इस अवधि में उभरे हुए विमानों में से एक जंकर्स जू 27 था, जो विश्व भर में बढ़ती संख्या में विमानों में से एक था जो डाइव बमिंग के लिए अनुकूलित था, जो उस समय टैंक, पुल या जहाजों जैसे छोटे लक्ष्यों को बम करने का एकमात्र सचमुच सटीक तरीका था। अपने विशेष उलटे गल आकार पंखों के कारण यह गिद्ध की तरह धरती पर बैठता था जो शिकार को उठाने के लिए आसानी से घूमता है। पोलैंड के आक्रमण के दौरान फिर पश्चिमी ब्लिट्जक्रिग में जर्मनी फाइटर पायलटों ने स्टुका पायलटों को लक्ष्यों पर स्वतंत्रता से हमला करने की अनुमति दी। उनकी सटीकता अकेले सहयोगी सैनिकों के लिए भयानक थी जब वे मौत की डाइव आरंभ करने से पहले ऊपर से गुजरते थे। लेकिन जर्मनी उच्च कमांड ने इस डर का लाभ उठाकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने विमान के पंखों में एक सायरन लगाया जो लक्ष्य पर डाइव करते समय शोर मचाता। सायरन को जेरिको ट्रम्पेट कहा जाता था। बाइबल की कहानी के संदर्भ में जेरिको की दीवारें दुश्मनों द्वारा ट्रम्पेट बजाने के पश्चात गिर गईं। उद्देश्य था दुश्मन सेनाओं को स्टुका की ध्वनि सुनकर डराना जो उनके वाहनों को नष्ट करने वाला है, या हमले के बाद ऐसे शैल शॉक के साथ सेनाओं को चिंतित कर देना जिससे वे अंततः स्टुकास का सामना करने के बजाय रेगिस्तान हो जाएंगे।
सायरन की फिटिंग का विमान के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम था। हालांकि इसने पहले से ही सुस्त स्टुका को प्रति घंटे 20 मील तक धीमा कर दिया, जिससे दुश्मन विमानों द्वारा उन्हें आसानी से रोका जा सकता था। लेकिन युद्ध की शुरुआत में लुफ्तवाफे को वायु सर्वाधिकार मिलने से इसकी छोटी चिंता थी। इस प्रकार स्टुका पूर्वी और पश्चिमी यूरोप, बाल्कन और उत्तरी अफ्रीका में आतंक का रास्ता बना सका। लेकिन यह नहीं चला। जैसे ही युद्ध जलता रहा, लुफ्तवाफे की किस्मत बदलने लगी। सहयोगी जल्दी ही संयुक्त राज्य अमेरिका मस्तांग, ब्रिटिश स्पिटफायर और सोवियत संघ याक 9 जैसे योद्धाओं के अधिक उन्नत संस्करण उत्पादित करने लगे। में से कुछ लगभग स्टुका की गति के दोगुने थे। जर्मनी पायलटों के लिए और भी खराब सहयोगी एक विशाल संख्यात्मक लाभ उठा रहे थे। सहयोगी प्रशिक्षण अब ऐसे स्तर पर पहुंच गया था जहां नए पायलट भी सीजनेड पायलटों के लिए खतरा बन गए थे। 1954 के अंत तक यूरोप के आकाश सहयोगियों के हो गए थे। स्टुका पायलटों को अभी भी वहां भेजा जा रहा था जहां उच्च प्रदर्शन वाले योद्धाओं ने हमला किया। युद्ध के शुरुआती चरणों में जर्मनी योद्धा पायलट जो सुरक्षा प्रदान कर रहे थे, अब खुद को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, धीमे डाइव बॉम्बर्स को छोड़कर, और एक के बाद एक गिरते गए। एक जर्मनी पायलट ने कहा कि कॉकपिट बंद करते समय उसे अपने ताबूत के ढक्कन को बंद करने जैसा महसूस होता है। स्टुका पायलटों के लिए उनका आतंक युद्ध पूरी तरह बदल गया था। जहां धरती पर के लोग भयानक युद्ध के रोने से डरते थे, वहीं अब स्टुका पायलट संयुक्त विमानों के भयानक ड्रोन से डरते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोई रक्षा नहीं।